नमस्कार। आज फिर मैं एक टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। इस टॉपिक के जरिए आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे एक सेंटेंस के साथ किसी दूसरे सेंटेंस को हम जोड़ लेते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और कहता हूं कि आज की ये मेरी छोटी सी क्लास जो घंटे भर की होगी मुश्किल से, इस 1 घंटे की क्लास में आप नरेशन के अंदर एक सेक्शन सीखते हैं कि कैसे एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है। वो चीज आपको आज की क्लास के साथ सीखने को मिलेगी। मतलब इतना सा कि आज की इस क्लास के बाद आपको नरेशन में जो कोमा इन्वर्टेड कोमास आप हटाते थे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, और उनके बीच में जो इफ, वेदर, दैट या फिर कुछ भी नहीं, उन सब का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यह भी मिलेगा कि बहुत सारे कंजंक्शंस हमें सिखाई जाती हैं और कंजंक्शंस को सिखाते वक्त हमारे टीचर्स यानी कि हम सब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है। जब एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो उसमें जो गलतियां हम कर बैठते हैं, शायद आज की क्लास के बाद अब वो गलती करना छोड़ देंगे। मैं चाहता हूं कि इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप देखें तो देखते वक्त मेरी बात का आप एक विशेषकर ध्यान देना कि आपका जो टॉपिक है वो 0 से शुरू करेंगे और इसी टॉपिक को हम उस लेवल तक लेके जाएंगे कि हर तरीके का क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए। मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज की इस क्लास के जरिए आप केवल यह मत देखिएगा कि इफ कहां आता है, वेदर कहां आता है या दैट कहां आता है, या फिर इफ, वेदर और दैट, ये जो 3 शब्द हैं इनमें से कुछ भी नहीं आता। केवल इतना ही नहीं सीखना है कि कब ये तीनों नहीं आते, बल्कि आपको यह भी सीखना है कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पर इफ लगाना गलत होगा और इफ की जगह आपको वर्ड देखने को मिलेगा तो वो वेदर होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको आज की इस वीडियो के जरिए आपको यह भी पता चलेगा कि कहां इफ लगाना गलत होता है तो कहां वेदर आएगा। पर आज इस वीडियो के शुरुआत में आपको यह पता चलेगा कि कब इफ, वेदर और दैट के बीच के फर्क को समझने में हम गलती कर बैठते हैं। मतलब कब आपको यह विशेषकर ध्यान देना होता है कि कब हमें दैट लगाना चाहिए और कब हमें इफ और वेदर लगाना चाहिए। पर इस बात में आप एक बात जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, इस बात के बीच में एक बात आप बहुत बारीकी से फील कीजिएगा। वो बात यह फील करनी है आपको कि जब हम एक सेंटेंस के साथ किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ते वक्त इनमें से हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो जरूरत कब पड़ी इनको जोड़ने के लिए, मैं आपको जरूरत भी दिखा देता हूं और ये बारीक सा फर्क भी समझाता हूं कि इनमें से कौन सा कब आता है। चलो मेरी क्लास शुरू करता हूं। एक सेंटेंस मेरे साथ है, बड़े ध्यान से देखना। देखिए जरा, पहला सेंटेंस देखिए क्या कहता हूं। आई के बाद मैं लिखता हूं एम और एम के बाद मैं यहां पे लिखता हूं आई एम श्योर। बेटे बड़े ध्यान से सुनते चलना, पढ़ते चलना बात को। आई एम श्योर मेरे पास एक सेंटेंस है। हर किसी को पता है कि आई एम श्योर का मतलब मैं किसी भी विषय को लेके एक 100% जानकारी रखता हूं और मुझे पता है उसके विषय में, तो मैंने कह दिया आई एम श्योर। मैं निश्चित हूं अपनी नॉलेज को लेके। और देखिए मैं क्या कहता हूं, दे हैड बीन इन टच sporadically till 2015। मेरे पास 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। पहले वाले सेंटेंस में मैंने अपने विषय में कहा कि आई एम श्योर, मैं पक्का हूं। और फिर मेरा जो दूसरा सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में देखिए मैंने क्या कहा, दे हैड बीन इन टच sporadically till 2015। एक वर्ड आता है sporadically, बीच में आगे सेंटेंस में तो मैं आपके दिमाग में डालता हूं। स्पोरेडिकली का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभार। एक वर्ड सुनिएगा मेरे साथ, कॉन्टिन्यूअसली। अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली कहता हूं तो उसका मतलब हमेशा, लगातार। कॉन्टिन्यूअसली अगर मैं कहता हूं तो बिना रुके लगातार होता है। और अगर इसी बीच में आपके सामने मैं वर्ड कहता हूं स्पोरेडिकली तो उसका मतलब समटाइम्स, कभी कभार, यानी कि हमेशा तो नहीं, लगातार तो नहीं, कभी कभार स्पोरेडिकली होता है। मेरे सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा। आई एम श्योर, मेरे 2 सेंटेंस आएंगे बैक टू बैक। बेटा एक मैं लिख चुका हूं बोर्ड पे, ये मेरा पहला सेंटेंस है।
अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं तो उससे पहले आपके दिमाग में डालता हूं कि उस दूसरे सेंटेंस के बाद आपको कम से कम एक चीज की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो क्या? कि कब इफ और वेदर या फिर कब दैट। मैं अगला सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। पर इस सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूं, यहां मैंने ब्लैंक छोड़ा है। यानी कि मेरा जो पहला सेंटेंस है जिसमें मैंने कहा कि मैं निश्चित हूं, एक चीज को लेकर 100% जानता हूं, और दूसरे सेंटेंस में कहता हूं कि वो टच में रहे हैं, कैसे? स्पोरेडिकली, कब? 2015 तक। एक ये सेंटेंस है। इन दो सेंटेंस को मैं जोड़ूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आपके सामने और पैदा कर दूं। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए जरा कैसे। ही इज आस्किंग मी डैश दे हैड बीन इन टच sporadically till 2015। ये दो सेंटेंस आपके सामने बच्चों, और आपके सामने ब्लैंक ये दिखाई देते कि मुझे यहां पर इनके अंदर फिल करना है। अब इसको समझाते वक्त आपको एक बात बहुत बारीकी से यहां से मुझे मेरे साथ महसूस करनी, वो देखिए जरा। अगर मैं सेंटेंस ये वाला बोलता हूं, बेटे बड़े ध्यान से सुनो। अब कर क्या रहे हैं हम? कर हम इतना सा रहे कि इस सेंटेंस के साथ हम इस वाले सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। कहा जाता है कि नरेशन को पढ़ते वक्त केवल तीन ही चीजें पढ़ी जाती हैं। सबसे पहली चीज जो पढ़ी जाती है वो कैसे एक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सन होते हैं हमारे, यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्रोनाउन की फॉर्म में जब होते हैं तो उनको कैसे चेंज किया जाता है, पहली चीज हम पढ़ते हैं ये। और दूसरी चीज जब हम नरेशन में पढ़ते हैं तो वो ये पढ़ते हैं कि कैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दो सेंटेंस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। और तीसरी बात हम जो पढ़ते हैं नरेशन के अंदर, वो ये पढ़ते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कब चेंज होती हैं और कैसे चेंज होती हैं। इससे ज्यादा नरेशन के टॉपिक में ना तो आपने आज तक कुछ पढ़ा होगा और ना कभी जिंदगी में कुछ पढ़ पाएंगे। एक टॉपिक का अगर आप ये पढ़ लें कि टॉपिक है क्या और उसमें कितना सीख सकते हैं और कितना सीखना चाहिए, तो आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं वो एक ही सेशन के अंदर खत्म होने का दम रखते हैं। तभी मैं चाहता हूं बड़े गौर से देखिएगा, मैं एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस को जब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो कहीं मैं कमी तो नहीं कर रहा, या आप कमी तो नहीं कर देते, या आपका एग्जामिनर वो कमी देकर आपसे पूछ तो नहीं लेता। इन सब का जवाब आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों कि कब दैट आता है, तो कब दैट की जगह इफ या वेदर में से जो मन करे वो लगा लो। देखिए मैंने क्या कहा, कब दैट आता है और कब इफ और वेदर में से जो मन करे वो लगा लो। इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि जरा आप दोनों सेंटेंस को बारीकी से फील करके देखो कहना क्या चाह रहा हूं। जब मैं पहले वाले सेंटेंस में कहता हूं आई एम श्योर, तो जितने भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं वो एक बात तो समझ गए होंगे कि अब इसके बाद मैं जो बात कहने वाला हूं उस बात को लेकर मुझे 100% जानकारी है। अगर मैं कहता हूं आई एम श्योर, और आई एम श्योर के बाद मैं कहता हूं कि वो 2015 तक कभी कभार आपस में एक दूसरे से मिलते रहे हैं, तो इसका मतलब इस बात को लेकर मुझे डाउट नहीं है, मुझे विश्वास है कि ऐसा था, ऐसा था। और बड़े गौर से सुनिएगा, जब पहले वाली स्टेटमेंट यानी कि पहले वाला जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के माध्यम से आपको कंफर्म्ड हो जाए कि जो अगली बात कही जा रही है वो ऐसा है, ऐसा होगा या ऐसा था। क्योंकि मैंने 3 टाइम इसलिए बोले क्योंकि हम 3 समय में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर सुनिए, अगर आपका जो पहला सेंटेंस है वो सेंटेंस आपको स्पष्ट कर देता है कि जो मैं अगली बात आपसे कहने वाला हूं उसमें जो भी मैं बात कह रहा हूं वो है या था या होगा ही होगा, निश्चित है, कंफर्म्ड है, तो ऐसा होने पर ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है दैट। यानी कि अगर हम दैट की मदद से कभी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है, ऐसा था या ऐसा होगा। अब जरा दूसरे सेंटेंस को बारीकी से देखिएगा। सेंटेंस ये लिखा है, ही इज आस्किंग मी। अब सब जानते कि आस्क का मतलब पूछना होता है। अगर वो मुझसे पूछ रहा है, सेंटेंस को देख लिया, ही इज आस्किंग मी, इसका मीनिंग क्या निकल के आया? इसका इतना सा मतलब है कि वो मुझसे पूछ रहा है। अब अगली बात को बड़े गौर से देखिएगा, क्या लिखा है कि दे हैड बीन इन टच स्पोरेडिकली टिल 2015। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एक चीज समझने में आ रही होगी कि अगले वाला जो सेंटेंस लिखा गया है, यानी कि अगले सेंटेंस में जो बात बताई जा रही है,
कि वो 2015 तक कभी कभार आपस में एक दूसरे के टच में रहे हैं, उसके बारे में उसको कम से कम जानकारी तो नहीं है। अगर उसको जानकारी होती तो कम से कम मुझसे तो नहीं पूछ रहा होता। अगर वो मुझसे पूछ रहा है तो उसका मतलब उससे भी ये कंफर्म्ड नहीं है, उसे भी ये बात कंफर्म्ड नहीं है। और बच्चों जरा सोच के देखिए, अब मुझे एक सेंटेंस ऐसा जो मुझे स्पष्ट करता है कि इस व्यक्ति को ये नहीं पता, क्या नहीं पता जो अगले वाले सेंटेंस में मैंने बात कही है वो नहीं पता, तो इन दोनों सेंटेंस को मुझे आपस में जोड़ना है। तो कितना आसान है बेटा, क्या आसान है कि जब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या तो दैट आता है या फिर इफ और वेदर में से जो मन करे वो लगा सकते हैं। तो यहां पर आपके मन में एक बात डल गई होगी कि डेफिनेटली दैट तो तब आता है जब पहले वाले सेंटेंस से ये कंफर्म्ड हो जाए कि अगले वाले सेंटेंस में जो बात कही गई है वो ऐसा है या ऐसा था या ऐसा होगा। यहां तो कम से कम कंफर्म्ड ही नहीं है, ये तो पूछ रहा है क्या वो थे टच में। और कंफर्म्ड जब नहीं है तो इनको जोड़ने का जो तरीका होगा वो तरीका आपको समझ में आना चाहिए। वो तरीका देखिए क्या कहता है। इंग्लिश ये कहती है कि अगर पहले वाले सेंटेंस से बात कंफर्म्ड नहीं है तो दोनों सेंटेंस को आप चाहे तो इफ या फिर चाहे तो वेदर किसी भी एक तरीके से जोड़ने का काम कर सकते हैं। जी हां, आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात गई है। जो मन करे वो लगा दीजिए। आपका मन इफ लगाने का करे तो इफ लगा दो, और आपका मन वेदर लगाने का यहां पे करे तो वेदर लगा दो। दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक हल्का सा रिकैप देता हूं, पर एक एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा तो उसको बात समझने की कोशिश करना, और साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बता दूंगा, पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। स्पोरेडिकली का मतलब कभी कभार होता है, तो इसका सिनोनिम समटाइम्स होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि समटाइम्स का सिनोनिम बता दो, तो आपको कहना समटाइम्स का सिनोनिम जो होता है वो स्पोरेडिकली होता है। एक सेंटेंस और बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए क्या। एक सेंटेंस दिखाता हूं बच्चों, बड़े गौर से देखना। IDOUBT डाउट। सेंटेंस को देखते चलना। मैं आपके दिमाग में एक बात डालता हूं कि डाउट का मतलब शक भी होता है, तो डाउट का मतलब शक करना भी होता है। इसका मतलब अगर मैं शक कहता हूं तो किसी चीज का नाम है, इसका मतलब नाउन। और अगर मैं शक करना कहता हूं तो ये वर्ब है, यानी कि कोई काम है। अब सेंटेंस देखिए मैंने कैसे लिखा, आई डाउट, और जब मैं आई डाउट लिखता हूं तो उसका मतलब मुझे शक है, यानी कि मैं शक करता हूं इस बात पे। अब किस चीज पर मैं शक करता हूं शायद मुझे अभी ये कहना पड़ेगा। तो मैं क्या शक करता हूं जरा ध्यान से देखिए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा कि ही का नाम लिख देता हूं यहां पर। इस पर मैंने कहा सुमित इज अ पैरागन ऑफ ऑनेस्टी। बेटे पैरागन का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल। बड़े ध्यान से सुनिए, पैरागन का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे नॉन वायलेंस क्या होता है, अगर आपको जानना है कि नॉन वायलेंस क्या है, तो नॉन वायलेंस का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अहिंसा को दिखाते हैं। यानी कि अगर किसी को जानना है कि अहिंसा क्या होती तो महात्मा गांधी को आप देख लीजिए, आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब जरा गौर से देखिए मेरे सेंटेंस को, मैं एक बोलने जा रहा हूं, महात्मा गांधी इज अ पैरागन ऑफ नॉन वायलेंस। तो पैरागन होता है किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल। ईमानदारी क्या होती है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप सुमित को देख लीजिए। सुमित माने कि मेरा फ्रेंड, यानी कि अगर मैं अपने मित्र सुमित की बात करता हूं तो मुझे एक ईमानदार व्यक्ति कैसा होना चाहिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया, सुमित इज अ पैरागन ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ऑनेस्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सुमित है। अब जरा गौर से देखिए सेंटेंस को, अगर मैं देखता हूं तो यहां पे मैंने एक सूचना दी है कि ऑनेस्टी का बेस्ट एग्जाम्पल सुमित है। तो उससे पहले वाले सेंटेंस में जरा ध्यान से देखिए मैंने लिखा आपके सामने आई डाउट, इसका मतलब मुझे शक है। अगर मुझे शक है तो उसका मतलब मैं कंफर्म्ड नहीं हूं कि ऐसा है भी या नहीं। बेटे मैं यही चीज चाहता हूं कि आप बारीकी से देखिए। आई डाउट अगर मैं कहता हूं तो उसका मतलब मुझे शक है, और मुझे किस बात पे शक है कि क्या सुमित ऑनेस्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या सुमित ऑनेस्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है? और इस बात का जवाब आपके सामने देखिए क्या पता नहीं। इस बात का जवाब देखिए क्या आपके सामने पता नहीं। क्यों कह दिया मैंने पता नहीं? क्योंकि ध्यान से देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, आई डाउट, और जब मैं आई डाउट लिखता हूं तो उसका मतलब मुझे जानकारी नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, आई डाउट करके अपने आप में एक सेंटेंस है, तो वहीं पे सुमित इज अ पैरागन ऑफ ऑनेस्टी, ये भी एक सेंटेंस, और दोनों को जोड़ने का काम मुझे करना है।
और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो बड़े ध्यान से देखिए, मैं यहां पे या तो ये लेके आऊंगा इफ, या फिर बेटा जी यहां पे मैं लेके आऊंगा आपके सामने वेदर। इन दोनों में से कोई एक शब्द रखूंगा। यहां पर मैं कम से कम क्या नहीं लगाने वाला, यहां पे मैं दैट नहीं लगाने वाला। दैट क्यों नहीं लगाने वाला? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, आप सब जानते हैं कि मुझे कंफर्म्ड नहीं है कि ऐसा है भी या नहीं। ऐसा कहां से पता चला? इस सेंटेंस से पता चला। तो वही तो सीख रहे हैं आज की क्लास में कि कैसे एक सेंटेंस से किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं। यह चीज आपके सामने दिखाई दे रही है। अब मैं सेंटेंस को और बारीकी से चेंज करता हूं, बेटे बड़े गौर से देखना। आई डाउट को ही मैं चेंज, अब देखिए यहां जो मन करे वो लगाइए, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, ये बिल्कुल ठीक है। पर अब मैं आपके सामने, मैं एक रख लेता हूं, इफ रख लेता हूं बेटा। अब मैं आपके सामने सेंटेंस को चेंज करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आई डाउट वाले सेंटेंस को चेंज करता हूं और देखिए मैं क्या कहता हूं, आई, और आई के बाद मैं कहता हूं डू नॉट, और डू नॉट के बाद मैं फिर दोबारा से बोलता हूं डाउट। आई डू नॉट डाउट। और जब मैं कहता हूं आई डू नॉट डाउट, तो इसका मतलब मुझे शक नहीं है। अगर मुझे शक नहीं तो क्या है? फिर विश्वास है। आई डू नॉट डाउट अगर मैं कहता हूं तो उसका मतलब मुझे शक नहीं है, और अगर शक नहीं है तो क्या है? फिर विश्वास है। और क्या विश्वास है? विश्वास ये है कि सुमित जो है वो ऑनेस्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सुमित को देखना है, मतलब ऑनेस्टी को जानना है कि ईमानदारी क्या होती है, तो सुमित को देख लीजिए, आपको ईमानदारी पता चल जाएगी। अब फील कीजिए, जो पहला सेंटेंस है मेरा आई डोंट डाउट, तो इसका मतलब मेरे मन में विश्वास है, मुझे शक नहीं है। शक नहीं है तो क्या है? विश्वास है। और जब पहला सेंटेंस आपको कंफर्म्ड कर देता है कि जो आगे बात कही गई ऐसा है, ऐसा था या ऐसा होगा, तो डेफिनेटली ऐसे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ और वेदर तो कम से कम नहीं आ सकता। तो क्या आएगा बेटा? दैट आएगा। अब आपका एग्जामिनर यही कहता है, ए पार्ट, फिर यहां पे कह देगा आपके सामने बी पार्ट, यहीं पर आपके सामने कह देगा सी पार्ट, और फिर कह देगा नो एरर। यानी कि जो भाषा हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं उसी को एग्जामिनर पूछ लेता है। पर हम सबके दिमाग में पता नहीं किसने एक बात डाली है कि वो जो पूछा जाता है वो कुछ और है, जबकि वो कुछ और नहीं है, वो यही है जो हम पढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक। भाषा की समझ होना बहुत जरूरी है बेटा। क्रैमिंग बहुत बेकार चीज होती है। क्रैमिंग से क्या होता है कि एक ही चीज को हम 20 बार सीखते हैं और उसके बाद भी हमारे मन में विश्वास नहीं होता। मैं इसका बहुत सरल और सटीक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूं कि नॉर्मली आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स, मैं माफी चाहूंगा पहली बार आके मैं ऐसा बोल रहा हूं। आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स जो एक बात एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अगर डाउट का सेंटेंस नेगेटिव है, वो स्पेशली आपको कहेंगे, लिख लीजिए बड़े ध्यान से, किताबों तक में ये बात लिखी है, डाउट और डाउटफुल। वो एक छोटी सी बात लिखते हैं कि अगर पहला सेंटेंस डाउट या डाउटफुल की मदद से लिखा गया है तो जरा चेक करके देखो कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। और कहा जाता है कि अगर पहले वाला सेंटेंस आपका डाउट और डाउटफुल का पॉजिटिव सेंटेंस है तो अगले सेंटेंस को आप इफ और वेदर से जोड़ेंगे, और अगर आपका पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है या फिर नेगेटिव फॉर्म में है तो अगले सेंटेंस से पहले आप दैट लगाएंगे। इस बात को यहां याद किया, फिर श्योर इनश्योर करा देंगे, डिसाइड करा देंगे, वंडर करा देंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको लिखवा के आपके दिमाग में एक लिस्ट तैयार करेंगे। और उस लिस्ट के बाद आप क्या करोगे? उठा से उनको अच्छे से, यू जस्ट ट्राई टू कमिट ऑल दो सेंटेंसेस टू योर माइंड, एंड दैट इज द बेस्ट, नॉट द बेस्ट, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। सो व्हाट इज माय ऑन रिक्वेस्ट टू यू पीपल, मेरी अपनी खुद की रिक्वेस्ट आप सबसे क्या है कि नेवर एवर कमिट एनीथिंग टू योर मेमोरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ। If you look for these two questions, why and how, you will never get stuck with any topic. That's my on perception towards this language. My insight says, मेरा खुद का मानना, मेरी खुद की समझ ये कहती है कि एक भाषा तब तक आपके लिए मुश्किल हो सकती है जब तक उसकी समझ आपको ना हो। I have never seen any Indian who complains or says कि हिंदी मुश्किल है। They never say the Hindi language is difficult. They say it's a cakewalk. They say it's a cakewalk. Why? You must ask this question to you. क्यों? इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि हिंदी को हमने फील किया है। जब मम्मी सब्जी काट रही होती तो हम कभी भी उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते, हम काम को फील करते, उस काम को लेके एक एक्शन और बात खत्म। और हमेशा देखिए, हमारे सटीकता देखिए, मम्मी सब्जी काट रही है, मम्मी सब्जी काट रहा है, हम कभी नहीं बोलते। जब ही और हा में भी गलती नहीं करते तो कौन कहता है कि हम हिंदी गलत बोलते हैं? एक अखबार में आने वाली जो हिंदी होती, किताबों में जो हिंदी लिखी होती, वो हिंदी वही होती है जो हम बोल रहे होते हैं। सेम बात इंग्लिश के बारे में भी है। इफ यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज, यू विल गेट टू लर्न
आपको सीखने को मिलेगा कि जो इंग्लिश हमारी किताबों में लिखी है वो न्यूज वहां पे बोलती है, सब वैसा ही बोल रहे हैं। हो सकता है उनका प्रोनाउंसिएशन हमसे थोड़ा सा अलग हो, पर कहीं ना कहीं आप देखिए वो स्ट्रक्चर्स ऐसे कैसे हैं। मैंने बहुत टाइम लिया आपके बीच में यहां पर बात करने का, पर मेरे मन में जो बात थी मैंने कुछ स्पष्ट करने का मन हुआ तो मैंने ऐसा बोल दिया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि ये दिखे तो ये लगा दो, ये दिखे तो ये लगा दो। आप जरा ध्यान से देखिए कि यही क्यों लगाए, इसके पीछे का वाई पता चल जाए तो बात होगी। अब सुनिए बड़े ध्यान से, देखिए मैंने क्या कहा, आई डोंट डाउट। जब मैं कहता हूं आई डोंट डाउट तो इसका मतलब मुझे शक नहीं है। और एक बात और सुनिए जरा, अगर मैं कह देता आई डोंट डाउट कह के मैं यहां पे रुक जाता, इससे आगे कुछ नहीं बोलता, तो क्या मेरी बात अधूरी नहीं होती? सुन के देखिए, आई डोंट डाउट, मुझे शक नहीं है, और मुझे शक नहीं मैं कह के चुप हो गया, तो क्या आपके मन में विषय नहीं उठ रहा कि किस चीज को लेकर डाउट नहीं है आपको? क्या आपके मन में एक प्रश्न नहीं उठ रहा कि आप ऐसा क्या है जो आपके मन में शक नहीं है, जिसको 100% आप जानते हैं ऐसा है या ऐसा था या ऐसा होगा? सोचना चाहिए। तो आई डोंट डाउट, मैंने कहा मुझे शक नहीं है, तो किस चीज का शक नहीं है? क्या ये शक नहीं है कि सुमित जो है वो ऑनेस्टी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है? इस बात को लेकर मेरे मन में शक नहीं है। और अगर मुझे शक नहीं तो ऐसा है, और अगर चीजें कंफर्म्ड हैं तो फिर आपने इफ कैसे लगाया? तो ऐसी स्थिति में तो आपको क्या लगाना चाहिए था? आपको दैट लगाना चाहिए। एक सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नरेशन में, बेटा कोई किसी से ये रटने की कोशिश ना करे कि कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए यहां पर दैट लगेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए यहां पे इफ या वेदर लगेगा। तो आप सीधा सीधा सीखेंगे ऐसा क्यों है। अब मैं अपनी बात को कवर करता हूं और एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस बात को देखिए जरा। एक सेंटेंस और है, मैं इसको आपके सामने लेके आता हूं और फिर आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। एक सेंटेंस देखिए मैं क्या कहता हूं आपके सामने। ही टोल्ड मी दैट या वेदर ही वॉज, कोई भी एक, यस ये ले लेता हूं, डिसकॉन्सोलेट अबाउट हिज फैमिली। एक सेंटेंस देखिए बेटा, ही टोल्ड मी दैट ही टोल्ड मी दैट या फिर वेदर, ये मैंने ऑप्शन आपको दे दिया चॉइस। ही टोल्ड मी दैट या वेदर ही वॉज डिसकॉन्सोलेट अबाउट हिज फैमिली। बेटा डिसकॉन्सोलेट का मतलब किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा उदास होता है। किसी भी वर्ड को समझना है, किसी भी वर्ड को याद रखना है, तो आप उसके लॉजिक को पढ़िए कि वर्ड आया कैसे और क्यों आया। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा अपने जीवन में, सैड। हम सब जानते हैं कि सैड का मतलब उदास होता है, सैड का मतलब उदास होता है। पर अगर मैं इसी बीच में आपके सामने कहता हूं वेरी सैड, इसका मतलब बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा दुखी। जब मैं आपके सामने कहता हूं बहुत ज्यादा दुखी, तो मैं चाहूं तो इसी बात को वेरी सैड की जगह में एक वर्ड से कह सकता हूं डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का मतलब किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। एक तो इतना सा कह दो दुखी हूं, और एक ये कह दो मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूं। बहुत ज्यादा दुखी हूं तो बहुत ज्यादा यानी कि वेरी सैड को कहने की जगह मैं ये भी कह सकता था आई एम डिसकॉन्सोलेट। और जिस चीज को लेकर आप दुखी हैं, अबाउट करके उसका नाम लगा दे अबाउट माई फैमिली। अब बड़े गौर से देखिएगा, जब आप किसी भी वर्ड को, मैं माफी चाहूंगा कि बीच में बस ये बात आई तो मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि किसी वर्ड को याद रखना है तो देखिए कैसे याद रखते हैं। जब आप किसी भी वर्ड को कहते हैं डिसकॉन्सोलेट, तो इसका मतलब आप उस चीज को लेकर बहुत दुखी हैं। तो इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन कॉन्सोलेट। कॉन्सोलेट, इन कॉन्सोलेट का मतलब भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसी के लिए आप दूसरा शब्द लगा सकते हैं डोलोरस। डोलोरस का मतलब भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये वर्ड जो है डोलोरस, डोलोरस का मतलब भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। एक वर्ड और आता है डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब भी बहुत दुखी होता है। इसी के साथ आपके सामने एक वर्ड और आता है, मेरे दिमाग में है ये वर्ड, और है तो यस डिस्पोंडेंट। एक वर्ड होता है डिस्पोंडेंट, DENT डेंट। डिस्पोंडेंट, इसका मतलब भी बहुत दुखी होता है। बहुत दुखी के लिए आपको अगर और वर्ड चाहिए तो देखिए आपके पास एक वर्ड आता है, ये फ्रेज आती है इंग्लिश में ब्रेस्ट ऑफ। ब्रेस्ट ऑफ का मतलब भी बहुत दुखी होता है। ये फ्रेज है बेस्ट ऑफ।
इसी के बाद अगला वर्ड आता है कट अप, ये भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो सोचिए आपने जब ये वर्ड्स को पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ने को मिला, ये बहुत ज्यादा दुखी को दिखाते हैं। पर ऐसे याद करने से आपको वोकैबुलरी याद नहीं होगी बच्चों। मैं टॉपिक कुछ पढ़ा रहा हूं, बीच में रुक गया, मुझे लगा कि 2 मिनट रुक के यहां पे बात करूंगा तो चीजें आपके लिए बहुत सरल हो सकती हैं। अब ये कह दूं कि डिस्कॉन्सोलेट, इनकॉन्सोलेट, डॉलोरस, डॉलफुल, डेस्पोंडेंट, ब्रेस्ट ऑफ, बी कट ऑफ, बी कट अप, इन सब का मतलब बहुत ज्यादा उदास होता है। तो यहां से बात सीमित नहीं होगी बच्चों। ये बातें कब आपको याद रह सकती हैं? इनका एक बहुत सरल और सीधा सा तरीका है कि अगर किसी भी शब्द को आपको याद करना है तो आप उसका एक दिन मत देखिए। मैंने अपने जीवन में एक बात देखी है, अपने साथ भी और बहुत सारे बच्चों के साथ भी, कि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन लगातार काम करके किसी भी चीज के ऊपर, स्पेशली वोकैबुलरी के ऊपर, उसके बाद एक बात कहना शुरू कर देते हैं कि सर वो चीज याद नहीं हो रही। मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अभी कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम मेरे भाई ने कल रात मुझसे पूछा कि उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो जब उस व्यक्ति का नाम मुझे बताना था तो मैं बैठ के सोचने लगा कि नाम क्या है उसका। क्या हर किसी नाम को मैं ऐसे भूल जाता हूं? नहीं भूलता। उसका नाम ऐसे क्यों भूल गया? नाम तो बहुत सरल है, उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल नाम मेरे दिमाग में है, पर उसका नाम मुझे कल रात नहीं मिला। अभी तक मेरे दिमाग में उस व्यक्ति का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है, उस व्यक्ति के बारे में मैंने बहुत कम सोचा है, उस व्यक्ति के बारे में मैंने बहुत कम जानने की कोशिश की है, इसलिए मुझे बहुत कम याद आया। और इस आधार पे अगर मैं आपको यह कह दूं कि मेरा दिमाग जो है बहुत कमजोर है, मेरी मेमोरी पार्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं गलत कहता हूं। खुद को डिमोरलाइज करना एक अच्छी चीज नहीं है। यह मेरे दिमाग की मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे टच में रहने की प्रॉब्लम है। एक बहुत छोटी सी कहावत है, इनसाइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जब तक चीजें दिमाग की आंखों के सामने है तो दिमाग में भी हैं, और जब चीजें आपकी आंखों के सामने से निकल जाती है तो दिमाग से भी निकल ही जाती हैं। तो उस व्यक्ति का नाम जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति का नाम आपको कब याद रहता है? उसके पीछे कुछ बातें होती हैं जब उसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, उससे जुड़ी कोई बात याद रखते हैं, या उससे बार बार मिलते हैं तो आपको चीजें याद, वो व्यक्ति का नाम याद रहता है। सेम वोकैबुलरी है, किसी टॉपिक का भी है। जब तक आप उसके टच में तो वो टॉपिक आप तक है, जब आप उसका टच छोड़ देंगे तो टॉपिक निकल जाएगा। ये बात सच है। और आज के टाइम में ये सबसे बड़ी कमी बच्चे आपको कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं। वो ये कमी कर रहे हैं कि जिन टॉपिक को वो पढ़ चुके हैं, जो कोचिंग वो ले चुके हैं, इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से वो अपने आप को तंग करने की कोशिश करें कि अभी कुछ समय तक एग्जाम नहीं होने हैं, और कुछ समय तक एग्जाम नहीं हो रहे तो इसलिए उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी कमी आपने यहीं से करनी शुरू कर दी। अपने आप से एक प्रश्न पूछ के देखिए, जिस जॉब को आप लेना चाहते हैं, अच्छे लेवल की जॉब को, क्या उसको 2, 4, 5 महीने के अंदर तैयार किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। आज कंपटीशन का जो लेवल है, जिस लेवल पर कंपटीशन होता है, जिस लेवल का स्कोर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनके लिए आपको मास्टरी चाहिए। और मास्टरी बनेगी कब? जब चीजों के टच में आप 1-2 नहीं बल्कि बहुत समय से हो। ये कमी मैं आप सबसे कहता हूं, बेटा जी एक कमी बिल्कुल मत करें, अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, बल्कि अब तो ज्यादा पढ़ने का टाइम है। सरल समय में तो बहुत सारे व्यक्ति काम कर लेते, टफ टाइम में काम करके दिखा, यही आपकी नॉलेज होती है, यही आपका साहस होता है। उस साहस को दिखाने की जरूरत आपको भी और मुझे भी है। चीजें याद हो सकती हैं अगर उनके टच में आप रहे हैं। आप ये मत सोचिए मुझे वर्ड्स याद हो रहे नहीं हो रहे, बस आप ये सोचिए कि मुझे ये पढ़ने हैं। हर 2-3 दिन के बाद अपने वर्ड्स को रिवाइज करना शुरू कर दें। एक समय ऐसा आएगा कि ये चीजें आपके टंग पे हो जाएंगी, क्योंकि इतनी बार पढ़ी होंगी कि एक एक शब्द आपकी आंखों के सामने आते, उस स्पेलिंग और सब कुछ बोलता होगा। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं उसको देखिए कैसे। मेरा सेंटेंस देखिए यहां पर क्या लिखता हूं। मैंने सारे के सारे शब्द बताए जो बहुत ज्यादा दुखी को दिखाते हैं। एक सेंटेंस देखिए यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है, ही टोल्ड मी दैट या वेदर ही वॉज डिसकॉन्सोलेट अबाउट हिज फैमिली। अब जरा गौर से देखिए, ही टोल्ड मी, तो मेरा जो पहला सेंटेंस है कि उसने मुझे बताया, तो जो भी कुछ बताया मैं वही तो बताऊंगा ना। अब जो बात मैंने आपके सामने यहां पे रखी है कि वो बहुत ज्यादा दुखी था अपने परिवार को लेके, ये तो बात सच है ना। उसने बताया ना मुझे कि वो बहुत ज्यादा दुखी था, तो पहले वाले सेंटेंस से कंफर्म तो हो गया कि उसने ऐसा बताया मुझे।
और जब पहले वाला सेंटेंस कहता है कि हां ऐसा था, तो फिर आप इसमें वेदर के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? पर अगर आपका पहला सेंटेंस यहीं पे कहता, देखिए क्या कहता आपके सामने, यहां पर सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए, ही, और ही के बाद मैंने कह दिया ही आस्क्ड मी। तो यहां पर उसने मुझे बताया नहीं, बल्कि उसने मुझसे पूछा। सुनिए, ही आस्क्ड मी, तो उसने मुझे बताया नहीं, बल्कि उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? यही तो पूछा होगा ना, क्या वो अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था? तो मुझे क्या पता वो दुखी था भी या नहीं। अब यहां पर देखिए, उसने मुझसे पूछा कि वैसा था या नहीं था। मैं अनुमान तो लगा सकता हूं, पर विश्वास नहीं दिखा सकता। ऐसा यहां पे साफ साफ दिखाई देता है इसको लेके। तो जब पहले वाला सेंटेंस मुझे कंफर्म नहीं कहता कि ऐसा था या नहीं था, मुझे नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में फिर आप दैट कैसे सोचोगे? आप देखिए जरा, यहां का एक शब्द बदलने की वजह से जो वेदर था वो सही हो गया, और जो दैट सही था वो अब गलत हो गया। अब सही वाक्य मेरा बनेगा या तो इफ या वेदर। यही बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं बेटा। ये चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, समझ कर देखो। मैं सेंटेंस के जरिए आपको एक बात और सिखाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट लिखूंगा, इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा। देखिए क्या, मैं वर्ड लिखता हूं आपके सामने, एक नोट्स बना लीजिएगा आप अच्छे से। आस्क क्वेश्चन, वांट टू नो, इसी के बाद एनक्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं इंक्वायर। दोनों ठीक होते हैं बेटा, दोनों स्पेलिंग में आई और ई का फर्क है, पर मीनिंग वही होता है, पूछना होता है। और इसी के बाद आप प्लीज टेल, प्लीज एक्सप्लेन। मैंने मेन शब्द आपके सामने लिख दिए। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे बेटा। आस्क माने पूछना, क्वेश्चन माने भी पूछना, वांट टू नो माने भी पूछना, इंक्वायर माने भी पूछना, तो इंक्वायर माने भी पूछना, प्लीज टेल और प्लीज एक्सप्लेन, इसका मतलब भी आप पूछ ही रहे हैं। और इसके बाद मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं, सब बड़े अच्छे से लिखिएगा। एक आपके सामने होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और वहीं पर दूसरी बात आपके सामने होती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है बच्चों, तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या फर्क होता है, मैं इसको इसी की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। बड़े ध्यान से देखना, मेरे एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। अब आपके दिमाग में डालता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे इफ और वेदर का काम करते हैं, और वहां से आपको क्या सीखने को मिलेगा। बड़े ध्यान से देखिए, एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने लेकर आता हूं, सब बच्चे सुनना भी समझना भी। देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पे आपके सामने एक वर्ड लिखा, आर यू टिमिड। जो व्यक्ति कायर किस्म के होते हैं उसको टिमिड कहते हैं। टिमिड का मतलब कायर होता है। मैंने कहा आर यू टिमिड, क्या आप कायर हैं? जब आप इस सेंटेंस को देख रहे होंगे गाइस, तो आप इसमें एक बहुत बारीकी देख पा रहे होंगे कि एक सेंटेंस को देखिए, और फिर इस बात के बारे में मैं बात करता हूं, इस सेंटेंस के बारे में बात करता हूं। अगर मैं आपके सामने कहता हूं यू आर टिमिड, तो इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि आप कायर हैं। पर अगर मैं इसी सेंटेंस को कह दूं आर यू टिमिड, तो मैं यहां पे आपको कुछ बता नहीं बल्कि आपसे पूछ रहा हूं, और पूछते वक्त क्या कह रहा हूं कि क्या आप कायर हैं। हुआ क्या कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा था, उसी व्यक्ति से पहले मैंने क्या किया, वो हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन बनाने के जो शब्द होते हैं उसको उठा के मैं आगे ले आया और मैंने प्रश्न बना दिया। मैं आपको बस यही डालना चाहता हूं आपके दिमाग में, इस स्टेटमेंट को जो मैंने आपके सामने लिखे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, इसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा जानिए, जिस व्यक्ति और चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति और चीज से पहले क्वेश्चन बनाने वाले शब्दों को अगर आप लगा दें, या उसकी जगह क्वेश्चन बनाने वाले शब्दों को लगा दें, तो वो सीधा सीधा जो प्रश्न बन जाता है उसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस को एक और मैं एक बार लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। ही क्वेश्चनड मी इफ आई वॉज टिमिड।
इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होता क्या बच्चों कि एक प्रश्न मुझसे पूछा गया, मैं बहुत सटीक और सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें यह पता चल रहा होता है कि किसने पूछा और किससे पूछा है और किस विषय के बारे में पूछा है। यहां पे आप नहीं सुन पाएंगे, फिर सुनिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में होता क्या है कि किसने पूछा और किससे पूछा और किस विषय में पूछा, है तीनों बात आपको पता चलती है। तो वहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन में हम बस ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसके बारे में पूछा है, पर किसने पूछा और किससे पूछा ये नहीं पूछते। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इतना सा दिखता है, क्या आप कायर हैं? और इस सेंटेंस में देखिए, उसने मुझसे पूछा क्या मैं कायर था। तो इस सेंटेंस को समझाने की कोशिश मैं करता हूं यही बात से कि जब सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन करते हो, उसको उठा के आगे लगाकर क्वेश्चन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन। पर जब क्वेश्चन करने के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक सेंटेंस में साफ साफ ये शब्दों का प्रयोग करके बताने की कोशिश करें कि मैं बता नहीं बल्कि आपसे पूछ रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और जब जिन बच्चों ने यह सीख लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या फर्क है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन टिपिकल जो आपके सामने लगेगा, वो क्वेश्चन की आपको बारीकी समझ में आएगी। जब हमें नरेशन पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पे एक बात सिखाई जाती है कि अगर ऐसे शब्द आपके सामने आ जाए तो अगले सेंटेंस को आपको कभी भी दैट की मदद से नहीं जोड़ना होता। वहां पर या तो आपको इफ लगाना होता है या फिर वहां पे आपको वेदर लगाना होता है। मैं कहता हूं कि आपको लॉजिकल पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। दूसरी बात, नरेशन में पढ़ाते वक्त आपको यहां पे सिखाई जाती है कि जब आपको कभी भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स हम उठा के आगे ले आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, उनको आगे नहीं बल्कि अंदर रखना होता है। तो इस बात में आपको डाउट ही पैदा नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स को तो तब हम बाहर रखते हैं जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तो आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि जो समझाने की कोशिश मैं यहां पे कर रहा हूं वो एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को समझना जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। यहां पर देखिए कैसे एक सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस देखना है यहां पर। आर यू वेटिंग फॉर योर बस। एक सेंटेंस देखिए, आर यू वेटिंग फॉर योर बस। तो यहां पे मैं कुछ आपको बता नहीं बल्कि आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं, आप आर यू वेटिंग फॉर योर बस। अब मैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूं बेटे, बड़े ध्यान से देखना। ये तो मेरा पहला सेंटेंस था, मेरा दूसरा सेंटेंस देखिए। ही कुछ भी लिख देता हूं इनमें से कोई भी। ही आस्क्ड इफ या दैट आई was या was I waiting for my bus। अब जरा गौर से देखिए यहां पर, आर यू वेटिंग फॉर योर बस एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीधा मैंने हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखा और आपसे प्रश्न पूछ लिया। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट क्वेश्चन। पर अगर अगले स्टेटमेंट में देखिए तो मैंने क्या लिखा कि ही आस्क्ड, तो यहां पे जैसे मैंने लिखा ही आस्क्ड तो इसका मतलब उसने पूछा। अगर उसने मुझसे पूछा तो एक बात तो तय होगी गाइस, सुनिए ना बेटा प्लीज। अगर उसने मुझसे पूछा तो एक बात तो तय हो गई, इसका मतलब उसको भी नहीं पता कि मैं बस का वेट कर रहा था नहीं कर रहा था। अगर उसको ये पता होता कि मैं बस का वेट कर रहा था तो मुझसे वो कम से कम पूछता नहीं। तो उसने मुझसे पूछा, यानी कि उसने मुझसे पूछा तो उसका मतलब उसको जानकारी नहीं थी, तभी तो पूछा ना। तो ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा क्या मैं अपनी बस का इंतजार कर रहा था वहां पर। तो सबसे पहली बात बेटा, ये ही आस्क्ड करके जो एक सेंटेंस है और आई वॉज वेटिंग फॉर माई बस करके जो दूसरा सेंटेंस को जोड़ने के लिए कम से कम दोनों में से अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो मैं दैट तो नहीं लेने वाला। दैट तो मैं तब लगाता जब पहले सेंटेंस से कंफर्म हो जाता कि ऐसा है या ऐसा था या ऐसा होगा, उसे तो पता ही नहीं। तो यहां पे मैं इफ लिया, तो ही आस्क्ड इफ। अगली स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिए, मुझे दो तरीके से पूछा जाएगा कि आई वॉज लिखूं या वॉज आई लिखूं। तो मुझे साफ साफ दिखाई देता अगर मैं वॉज को आगे रखूंगा तो ये अपने आप में एक प्रश्न होगा,
और ध्यान से देखिए, इस विषय में मैं एक ऑलरेडी वर्ड पहले से लगा चुका हूं, इस सेंटेंस के लिए मैं पहले से एक वर्ड लगा चुका हूं, पूछना। तो जब मैं इस शब्द से ऑलरेडी क्लियर कर रहा हूं कि अगले वाली बात बताई नहीं बल्कि पूछी गई है, तो मैं डबल डबल क्वेश्चन क्यों करूंगा? इसे कहते हैं डबल क्वेश्चन का एरर, इसे कहते हैं डबल क्वेश्चन का एरर, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब अनावश्यक रूप से आपने क्वेश्चन और पैदा कर दिया, जबकि ऑलरेडी क्वेश्चन पहले बन चुका था। तो मुझे करना क्या चाहिए बच्चों? ये क्वेश्चन खत्म करके बल्कि कहना चाहिए आई वॉज। तो बेटा जी बस यही आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। सबसे पहली बात देखिए मैंने क्या पढ़ाने की कोशिश की कि कब आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगी और कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इफ, वेदर और दैट में क्या फर्क होता है। तो अभी तक मैंने बताया कि इफ की जगह वेदर लगा दो, वेदर की जगह इफ लगा दो, पर दैट इनसे अलग है। वो कैसे फर्क बताया कि पहले वाले सेंटेंस से अगर कंफर्म्ड हो जाए कि ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा, तो दैट लगा दो, और कंफर्म नहीं है तो इफ और वेदर लगा दो। फिर मैंने अगले स्टेप में बताया कि कंफर्म्ड ना होने की स्थिति क्वेश्चन से भी पैदा हो जाती है। अगर पहले वाले सेंटेंस में बात बताई नहीं बल्कि पूछी गई, तो उसका मतलब अगले सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो कम से कम हमें कंफर्म्ड नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हमने करा क्या? वहां पे क्वेश्चन पैदा कर लिया इन शब्दों की मदद से। पर ये बात यहां पे खत्म नहीं होती बच्चों, यहां से तो आगे बढ़ेगी। और एक बात बढ़ते बढ़ते मैं आपके सामने एक और बात दिखाना चाहता हूं, कि इसी क्वेश्चन की फॉर्म से दिखाना चाहता हूं कि देखिए क्या आपको एक चीज नया सीखने को मिल जाएगा। और ये बात देखिए क्या, एक सेंटेंस लिखाता हूं बेटा, इस सेंटेंस को बड़े बारीकी से समझिएगा। देखिए सेंटेंस क्या कहता है। He wanted to know whether when the effect of the tablet would wear off। इस बात को जरा समझ के देखिए बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको समझ देखिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वियर ऑफ का मतलब किसी चीज का प्रभाव कम होना होता है ना। तो वियर ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रभाव जो होता है उसको कम करने की बात करते हैं। सेंटेंस को देखिए जरा ध्यान से, क्या कहता है। ही वांटेड टू नो वेदर व्हेन द इफेक्ट ऑफ द टैबलेट वुड वियर ऑफ। यस, ये सेंटेंस देखिए, वो जानना चाहता था कि कब उसकी टैबलेट का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। बेटा वियर ऑफ का मतलब किसी भी चीज का खत्म होना होता है, प्रभाव खत्म होना होता है। धीरे धीरे जब कोई चीज खत्म होती है तो वियर ऑफ कर जाती है। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। ही वांटेड टू नो व्हेन, वेदर व्हेन द इफेक्ट ऑफ द टैबलेट वुड वियर ऑफ। मैं यहां समझाता हूं। कुछ WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, हु हो गया, होम हो गया, व्हाट हो गया। मैंने सारे तो नहीं लिखे बेटा। हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं। ये जो WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं कंप्लीशन का काम करते हैं बेटा, इसे हम कंप्लीशन कहते हैं। कंप्लीशन का मतलब क्या है कि जब कोई स्टेटमेंट आपके सामने है और वो अधूरी है और उसको आप पूरा करना चाहते हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो जानकारी वो पूरी नहीं है, तो उसको पूछना आप चाहते हैं, तो उसकी कंप्लीशन के लिए जितने भी एडवर्ब्स आप लगाते हो, एडजेक्टिव्स आप लगाते हो, या फिर उसी के साथ साथ आप प्रोनाउन के रूप में जो WH फैमिली के वर्ड्स लगाते हो, वो क्या काम करते हैं, इसे हम WH फैमिली के वर्ड्स भी कहते हैं। सेंटेंस को जानने की कोशिश करें, देखिए क्या कहता है। वो जानना चाहता था कि कब उसकी जो टैबलेट का इफेक्ट है वो खत्म होगा। तो बस यही चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं बेटा, कि जब WH फैमिली के वर्ड्स कभी भी एक सेंटेंस की शुरुआत में, वैसे तो हमेशा शुरुआत में ही आते हैं, तो मैं इस बात को ऐसे बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब WH फैमिली के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑलरेडी कनेक्टर्स पैदा हो गए, यानी कि जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं ये कनेक्टर का भी काम करते हैं। और अच्छी बात देखिए, जो आप इफ पढ़ रहे हैं, जो आप वेदर पढ़ रहे हैं, और जो इसी बीच में आप दैट पढ़ रहे हो, ये खुद तीनों भी एक कनेक्टर का ही काम करते हैं। ये खुद कनेक्टर्स हैं, तो WH फैमिली के वर्ड्स भी कनेक्टर्स हैं। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं,
जब आपको मैंने सुपरफ्लस अभी 2 मिनट पहले कहा था, अनावश्यक रूप से मैंने एक बात कही थी। क्या कहा था कि डबल डबल क्वेश्चंस तैयार हो गए, तो आपने कहा था गलत है, क्वेश्चन डबल नहीं होगा, एक बार हो तो गया। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि मुझे वेन तो लगाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि वेन की मदद से मैं टाइम जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आपको ये WH फैमिली का कनेक्टर अपने संडेस में रखना ही पड़ेगा, तो आप किसी दूसरे कनेक्टर के बारे में क्यों सोचते हैं? हम रट लेते हैं एक सीधी सी बात कि इन्वर्टेड कोमास के सेंटेंस में अगर क्वेश्चन WH फैमिली का हो तो वहां पे इफ वेदर दैट नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते बेटा क्योंकि WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं खुद कनेक्टर्स होते हैं, तो इनके साथ दूसरे कनेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि जैसे मैंने वेन लगाया तो यहाँ पे जो दूसरा कनेक्टर था वो गलत था। तो कहा यह जाता है कि WH फैमिली के साथ इफ वेदर दैट लगाना गलत होता है, वो ये है। तो याद करिए, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप क्या पढ़ेंगे। आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे इफ वेदर और दैट में क्या फर्क होता है। फिर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि इफ वेदर दैट ना लगा के बल्कि आप कुछ भी ना लगाएं तो कब होगा, कि इन तीनों को नहीं लगाना हो। तो बेटा पहले वाले संडे से, अगर मैं रिकैप दे देता हूं, पहले वाले संडे से अगर कंफर्म्ड हो जाए कि ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ते हैं। और अगर कंफर्म नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस को इफ और वेदर से जोड़ते हैं। इसी के साथ साथ आपको अगली बात आपके दिमाग में डालूं तो देखिए क्या कहता है। कहा यह भी जाता है कि अगर कनेक्टर्स के रूप में WH फैमिली का वर्ड ऑलरेडी एक सेंटेंस से पहले है तो ऐसे सेंटेंसेस से पहले इफ वेदर दैट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप वहां पे क्या कर चुके हैं, आप कंफर्म्ड रूप से कनेक्टर का फॉर्म दे चुके हैं। ये बात आपको बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। पर बेटा जी एक बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं बेटा। देखिए उस गलती को समझाता हूं कि गलती क्या करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत लंबा है, आप सुनते चलेंगे बेटा, सीखते चलेंगे। देखिए गलती बहुत बच्चे सबसे पहले क्या कर जाते हैं, इसको देखिएगा। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लेके आता हूं बेटा, समझना। चलो जी बेटा ध्यान देना है, लेट्स स्टार्ट। ही इज आस्किंग इफ he will get his salary this month। एक सेंटेंस और दिखाता हूं बेटा, सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे। he will buy a new bike if he will get his salary this month। मैं यहां से रुक के आपको दो बातें बताता हूं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से भी जरूरी है, तो आपकी समझ के लिए भी जरूरी है। बेटा हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं ये पहचानने में कि इफ कब हमारी कंजंक्शन है, तो वहीं पर इफ कब हमारा कंडीशनल वर्ड है। हम तो क्रैमिंग की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अपने दिमाग में एक बार डाल चुके हैं कि अगर आपको इफ दिखाई देता है तो उसके साथ विल और शैल जैसे दो शब्द आपको कभी नहीं लगाने। ये दिमाग में हमारे सीधे सीधे डाल दिया गया कि इफ के साथ विल और शैल का प्रयोग कभी भी नहीं होता। पर मैं रुककर आपको ये कहता हूं कि इससे ज्यादा बड़ी क्रैमिंग क्या होगी। मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो क्लास में पढ़ाते वक्त एक बात का विशेषकर ध्यान देता हूं कि बच्चा किसी भी चीज को लेकर क्रैमिंग ना करे। उसकी समझ है तो फिर सब कुछ है। बेटा ये बहुत गलत बात है कि इफ के साथ तो विल और शैल नहीं आता। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इफ के साथ विल और शैल कब नहीं आता, तो उसका जवाब बड़े ध्यान से सुनिए। इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल से मेरा मतलब क्या होता है, जब एक काम का होना किसी दूसरे काम पर डिपेंड करता हो। जब किसी एक काम का होना किसी दूसरे काम पर डिपेंड करता है तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरा इसका एग्जांपल देखिए क्या है। मैं कहता हूं कि अगर आज बारिश मानो हो रही है और दोस्त कहते हैं वॉक पे चलेगा, तो मैंने कहा अगर देख बारिश अलाउ करेगी तो चलेंगे। इसका मतलब अगर बारिश रुकी, वेदर ठीक हुआ तो हम चल पड़ेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। इसका मतलब मेरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक सेंटेंस, वैसे तो एग्जांपल है पर फिर भी मैं लिख रहा हूं। देखिए मैं कहता हूं वी विल गो फॉर अ वॉक
we will go for a walk if the rain will let up. बेटे let up का मतलब किसी भी वेदर का, किसी सिचुएशन का सुधरना होता है। अभी पीछे द हिंदू में एक वर्ड लिखा था, क्या द कंडीशन ऑफ द कंट्री विल लेट अप। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री की कंडीशन वो सुधरेगी। तो लेट अप का मतलब किसी वेदर, ये ध्यान रखना दो ही चीजों के लिए आता है, या तो ये शब्द वेदर के लिए आता है, किसी सिचुएशन के लिए आता है, और जब वेदर और सिचुएशन सुधरती हैं, बेहतर होती हैं, तो वो लेट अप करती हैं। अब जरा गौर से देखिए, वी विल गो फॉर अ वॉक इफ द रेन विल लेट अप। इसका मतलब क्या है कि हम वॉक पे जाएंगे, पर कब? जब बारिश अगर रुकती है, यानी कि मौसम साफ होता है, मौसम अच्छा होता है, तो हम डेफिनेटली वॉक पे जाएंगे। और मैं बहुत धीमे से एक बात कहता हूं कि इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा वॉक पर जाना बारिश के रुकने पर डिपेंड करता है। बारिश रुकी तो वॉक पर जाएंगे, और बारिश नहीं रुकी तो वॉक पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब एक काम का होना किसी दूसरे काम पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इसे कहते हैं कंडीशनल। और जब एक काम का होना किसी दूसरे काम पर, जैसे हमारा वॉक पर जाना यानी कि बारिश के रुकने पर डिपेंड करता है, मौसम के सुधरने पर डिपेंड करता है, तो इसे कंडीशनल ही तो कहूंगा। और जब चीजें कंडीशनल होती हैं, सुनिए बेटा, जब चीजें कंडीशनल होती हैं तो ऐसी अवस्था में इफ आने पर विल और शैल का प्रयोग नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी काम के साथ अगर आपने विल और शैल लगाया, अगर किसी भी काम के साथ आपने विल और शैल लगाया, तो उसका इतना सा मतलब निकल के आता है कि काम होगा ही होगा। और जरा गौर से देखिए, एक तरफ मैं विल लगा के कहता हूं कि मौसम सुधरेगा, और दूसरी तरफ इफ लगा के अपने डाउट को दिखाता हूं, पता नहीं सुधरेगा अब नहीं सुधरेगा। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ की, उससे चीजें स्पष्ट नहीं होती कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा कोई भी मॉडल नहीं लगाना जो 100% श्योरिटी को दिखाता हो, जैसे विल और शैल। तो इसलिए आपके दिमाग में एक बात डाली जाती ग्रामर के द्वारा कि जहां कंडीशनल के रूप में इफ का प्रयोग होता है, वहां विल और शैल कभी नहीं आता। पर बेटे ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि वो इफ कंडीशन दिखा रहा है या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए, ही इज आस्किंग, वो पूछ रहा है कि इफ ही विल गेट हिज सैलरी दिस मंथ, क्या उसको इस वर्ष, इस महीने सैलरी मिलेगी। इस सेंटेंस को देखिए, वो पूछ रहा है क्या उसको इस महीने सैलरी मिलेगी। तो कम से कम इस सेंटेंस में एक बात तो तय हो गई कि यहां कंडीशन तो नहीं है, यहां कंडीशन तो नहीं है। इफ इसलिए आया क्योंकि पहले वाले सेंटेंस से ये कंफर्म्ड होता है कि उसको भी नहीं पता सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कंफर्म्ड नहीं है तो इफ और वेदर से हम जोड़ते हैं। हम चाहे तो यहां वेदर भी लगा सकते थे, मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो वेदर भी लगा सकता हूं। पर बेटे जब मैं इस सेंटेंस को देखता हूं, ये वाले को, तो देखिए जरा क्या है कि वो एक नई बाइक लेगा, ही विल बाय अ न्यू बाइक। पर कब? इफ ही विल गेट हिज सैलरी दिस मंथ, अगर उसको इस महीने सैलरी मिली तो वो बाइक लेगा। इसका मतलब देखिए जरा यहां पर उसका बाइक का लेना, उसके बाइक का लेना उसके सैलरी मिलने पर डिपेंड करता है। सैलरी मिली तो बाइक लेगा, और सैलरी नहीं मिली तो बाइक भी नहीं लेगा। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन। एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस इफ के बाद विल लगाना गलत है, और यहां पर हमें कहना चाहिए इफ ही गेट्स हिज सैलरी। तो बेटे क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग का फायदा देखिए ना क्या हुआ। क्रैमिंग वाले बच्चे, इफ के साथ विल नहीं आएगा, वो यहां पर क्या करेगा? वो यहां पर क्या कहेगा? यहां पर इतना सा आपका एग्जामिनर देगा दैट, और यहां कहेगा ए पार्ट, फिर वो कहेगा बी पार्ट, वो कहेगा सी पार्ट। वो कहेगा यहां दो गलती हैं। वो कहेगा क्या गलती है? बोले पहली गलती यहां पर दैट नहीं आएगा, और दूसरी गलती यहां विल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यहां पे तो इफ लगा दे तो विल भी नहीं लगेगा। बेटे गलत बात है, गलत बात है। ये इफ कुछ और होगा, ये वाले इफ के साथ विल नहीं आएगा। तो बेटा मैं आपको दो बातें बता रहा था। सबसे पहले मैं कनेक्टर के रूप में कहा कि इफ के साथ एक क्वेश्चन बन जाता है। जो क्रैमिंग होती है वहां पे आपका एग्जामिनर पूछ लेता है क्या इफ के बाद में विल लगाऊं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा। दूसरा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, देखिए मैंने अभी आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की है कि इफ वेदर और दैट में, इफ वेदर और दैट में इफ के साथ विल का क्वेश्चन बन जाता है कि इफ के साथ विल गलत है क्या सही है। तो आपको ये बताने की कोशिश करी कि इफ के साथ विल कब सही होता है और इफ के साथ विल कब गलत होता है। अब अगला क्वेश्चन WH फैमिली के वर्ड से बनता है, जिसे हम व्हेन की मदद से कहते हैं। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में एक बात चलती कि व्हेन एक कनेक्टर है और कनेक्टर भी WH फैमिली का है। पर बेटे इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो व्हेन शब्द है वो समय को दिखाने का भी काम करता है, तो वहीं पर यह आपको कंडीशन दिखाने का भी काम करता है। हमारे दिमाग में तो कुछ बच्चों ने क्रैमिंग करके एक बात डाली है, वो ये डाला है कि व्हेन खुद अपने आप में कनेक्टर है, तो इससे पहले इफ वेदर दैट ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है।
ये शब्द हमें प्रयोग नहीं करना है। पर जबकि बेटा गलत बात है, मैं आपके सामने दो सेंटेंस देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ही सेड दैट व्हेन he got his salary, he would buy a new bike. आगे देखिए बेटा, he questioned if whether that when he would get his salary. बेटा इस बात को समझने की कोशिश करना। He said that when he got his salary he would buy a new bike, और नीचे वाले सेंटेंस में देखिए बेटा, he questioned if whether that when he would get his salary। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, इस सेंटेंस में यहां पे when है, when WH फैमिली का वर्ड भी होता है तो कंडीशन का वर्ड भी होता है। पर अगर आपने इतना सा समझा कि अगर पहले सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड का हो तो ऐसे सेंटेंसेस से पहले इफ वेदर दैट का प्रयोग नहीं करते, और केवल आप इतना ही सीख के बैठे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सभी WH फैमिली के जितने भी वर्ड सुनते हैं उनमें से एक वर्ड होता है when। उस when के बारे में भी एक बात मैं आपके सामने ही रख रहा हूं जो आपके सामने आई गई। He said that when he got his salary he would buy a new bike। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो when से पहले that लगा, जो बिल्कुल सही है। वो इसलिए सही है बेटा क्योंकि यहां पे आने वाला जो when है वो समय को दिखाने का काम नहीं कर रहा बल्कि कंडीशन को दिखाने का काम कर रहा है। क्या कंडीशन दिखा रहा है कि जब उसको सैलरी मिलेगी तब वो अपनी बाइक लेगा। तो यहां पे सैलरी का, बाइक का लेना सैलरी मिलने पर डिपेंड करता, कंडीशन थी तो ये when कुछ और था। पर अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं जो नीचे सेंटेंस लिखा है कि उसने पूछा इफ वेदर दैट व्हेन ही वुड गेट हिज सैलरी, तो ये जो व्हेन है यहां पर ये कोई कंडीशन नहीं दिखा रहा बल्कि समय जानने की कोशिश कर रहा है कि उसको सैलरी मिलेगी तो कब मिलेगी। और मैं ये कहूंगा कि यहां पर जो ये व्हेन है ये WH फैमिली का वर्ड है, तो यहां पर जो ये व्हेन है कंडीशनल वर्ड है, और ऐसी स्थिति में मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि इस व्हेन की वजह से इनमें से कुछ भी लगाना गलत होगा। तो देखिए सेंटेंस, ही क्वेश्चनड व्हेन ही वुड गेट हिज सैलरी इज 100% राइट। तो बेटा ये गलत है। तो जो कनेक्टर्स के बीच में अगला पॉइंट आपके सामने आता है वो ये आता है कि कब आपको ध्यान रखना है कि इफ कनेक्टर मानना है। मैंने देखिए अब क्या पढ़ा पिछले 5-10 मिनट में, मैंने ये पढ़ाने की कोशिश करी कि इफ को कब आपको एक कनेक्टर मानना है, तो इफ को कब आपको एक कंडीशनल वर्ड मानना है। सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि व्हेन को कब हम कंडीशनल कहते हैं, तो व्हेन को कब हम समय जानने वाला एक WH फैमिली का वर्ड कहते हैं। अगर आप ये जानने में कोशिश करेंगे और जान पाएंगे और जानकारी रखेंगे तो उनसे पहले आने वाले कनेक्टर्स की जो गलती है वो आपको कम से कम गलती नजर नहीं आएंगी। अब यहां से हम एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ते, और बेटा एक नई बात जो सीखेंगे ये भी आपके लिए बहुत कीमती है। मैं शुरू करता हूं बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब तक आपने जो सीखा वो ठीक था, पर अब आप जो सीखेंगे वो उससे थोड़ा सा हटके है और आगे की बात है। देखिए क्या, अब हम सीखेंगे कि कब इफ और वेदर में से आपको किसी एक को रखना है। इसका जवाब बड़े गौर से सुनिएगा बेटा, देखिए कैसे। ही, बेटा बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट आए तो पूछना जरूर। ही वंडर्ड इफ या वेदर ही वुड get his salary or not। बेटा अगर बहुत डीप की ग्रामर बताऊं तो ये दोनों सही होते हैं, ये दोनों सही होते हैं। मैं भी पढ़ाता हूं बच्चों को और आपको और भी टीचर्स पढ़ाते होंगे जो बच्चे मुझे नहीं देख रहे होंगे। क्या कि अगर पीछे और नोट दिखाई देता है, अगर पीछे और नोट दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में वेदर लगाना सबसे उचित होता है, इफ नहीं लगता। पर बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो इफ भी लगा सकते हैं और चाहें तो वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों सही होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे इफ भी सही है तो वेदर भी सही है, जो मन करे वो लगा लीजिए।
पर अगली बात जरा सीखने वाली बात यह है बेटा कि जो और नॉट यहां पे मैंने लगाया है इसका पोजीशन आपके सामने आ जाएगा। अब मैं सेंटेंस दोबारा से लिखता हूं बेटे, बड़े ध्यान से देखना। देखिए कैसे, ही वंडर्ड इफ और नॉट, वेदर और नॉट he would get his salary. Yes. बेटा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताने की बात कर दे कि क्या है। और नॉट का मतलब आप दोनों पक्ष एक साथ सोच रहे हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस में और नॉट पीछे लगाते तो हम दोनों बातों को दिमाग में रख के चलते, होगा या नहीं, होता है या नहीं, हुआ था या नहीं। आप दोनों ही बात अपने दिमाग में रख के चल रहे और नॉट लगाने से। अच्छी बात क्या है, देखिए ये और नॉट जो सेंटेंस में लगता है बेटा, आप चाहें तो इस और नॉट को आप सेंटेंस की शुरुआत में भी लगा सकते हैं इफ और वेदर के साथ। ये कुछ किताबें कहती पर गलत बात है बेटा। सही बात देखिए क्या है, ये जो और नॉट होता है आप चाहो तो इसे आगे लेके आ सकते हो, पर वो कब, जब आपका वेदर लगाओ। यानी कि वेदर होने पर और नोट को आगे रख सकते हैं, पर इफ होने पर और नोट को आप आगे नहीं रख सकते। यानी कि मैं आपको बहुत डिटेल में अगर बताऊं, बहुत गहरी बात बताऊं, तो देखिए क्या है, ये केवल एक बार बैंकिंग का क्वेश्चन आया, एक बार आया है। वो क्या आया है कि अगर पीछे मैं रखता हूं और नॉट तो मेरा मन है तो इफ लगाने का मैं इफ लगा सकता हूं, मेरा मन है वेदर लगाने का वेदर लगा सकता हूं, पर अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए तो बेटर ऑप्शन वेदर होता है। ये बेटर है बेटा, सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड द बेटर। ये बेटर होगा बेटा, सही नहीं होगा। सही तो इफ भी है, पर अगर और नॉट आगे आ गया तो बेटा ये राइट होगा, दिस इज राइट, और ये बेटा ये यहां पे दिस इज रॉन्ग। यानी कि और नॉट को केवल वेदर के साथ रखा जा सकता है, इफ के साथ नहीं। ये पहला पॉइंट आता बेटा, इफ कब और वेदर कब। अगर और नॉट आगे है तो केवल वेदर, पीछे है तो इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है, पर दोनों ऑप्शंस में आ जाए तो चॉइस वेदर की होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगली बात की तरफ आता हूं बेटा। देखिए जरा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला सेंटेंस देखिए। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आप ये पढ़ने की कोशिश करें कि इफ कब और वेदर कब। तो एक सेंटेंस और दिखाता हूं बेटे, बड़े ध्यान से सुनना। सेंटेंस देखिए मैं कैसे, कोई भी एक सेंटेंस सोचता हूं बड़े ध्यान से। यस, ही कॉल्ड टू, एक सेंटेंस था बड़े अच्छा मेरे दिमाग में, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। ये सेंटेंस था, ही कॉल्ड अनिल टू फाइंड आउट इफ या वेदर ही वुड पेंट द वॉल व्हाइट और रेड। ये देखिए कितनी कमाल बात है बेटा। इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत है आपको और मुझे। देखिए क्या कहता है, ही कॉल्ड अनिल टू फाइंड आउट इफ या वेदर ही वुड पेंट द वॉल व्हाइट और रेड। इसे कहते बेटा ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स। आप जब एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त आपको एक चीज नजर आएगी कि आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देंगे। ऑल्टरनेटिव से मेरा मतलब क्या है, आपके सामने चॉइसेस होंगी। चॉइस कैसे होंगी, जैसे यहां पर जरा ध्यान से देखिए, जिस दीवार को हमें रंग करना है मेरे पास चॉइस है। चॉइस में दो कलर है, एक व्हाइट है एक रेड है। चॉइस ज्यादा भी हो सकती है बेटा, एक और कलर बढ़ सकता था, 3 कलर और बढ़ सकते थे। अगर मैं ऑल्टरनेटिव कहता हूं तो एक से ज्यादा चॉइस है मेरे पास। कहते हैं जहां पर ऑल्टरनेटिव है वहां चॉइस अपने आप आ जाती है, और जहां ऑल्टरनेटिव नहीं होते वहां चॉइस अपने आप नहीं आती। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव आ गए तो मेरे पास रेड भी है और व्हाइट भी है। और मैं एक बात आपके दिमाग में जानना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दी जाएगी और स्टेटमेंट के अंदर आपके अंदर क्या दिखाई देंगे, आपको ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देंगे। बेटा फिर सुन लीजिए ना,
आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगी और स्टेटमेंट में आपको क्या दिखाई देंगे, ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देंगे। और जहां पर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको पूछा जाए इफ या वेदर, तो मैं कहता हूं ऑल्टरनेटिव्स में सबसे बेस्ट चॉइस के लिए एक ही वर्ड आता है, दैट्स कॉल्ड वेदर। यानी कि ऑल्टरनेटिव्स होने पर वेदर लगाना चाहिए, इफ नहीं। बेटा या तो आप रट लेना या समझ लेना, या तो आप रट लेना या समझ लेना। इसका मैं दोबारा से एग्जांपल आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप ये सीखे। बेटा देखिए अभी क्रैमिंग क्या होती है, मैं आपको अगला एग्जांपल दिखाता हूं। और अंडरस्टैंडिंग देखिए क्या होती है, जहां पर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वहां वेदर लगाना चाहिए बेटा, इफ नहीं लगाना चाहिए। जैसे यहां पर मेरे पास चॉइस है कि मैं रेड भी कर सकता हूं और व्हाइट भी कर सकता हूं, तो ऑल्टरनेटिव होने की वजह से मेरी स्टेटमेंट कहती है कि मेरा आंसर यहां पर वेदर होना चाहिए। पर इसी बात को देखिए आपके एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमें जरा ध्यान से देखिए यहां पर देखिए किस तरीके से। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ऑल्टरनेटिव्स होने पर इफ या वेदर में से वेदर आता है बेटा, ऐसा मैंने पढ़ा है आपको। पर आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा, उसको दिखाता हूं बेटा, सुनना पड़े ध्यान से। ही कुड नॉट डिसाइड इफ या वेदर टू eat out. He could not decide if या whether to eat out। और आपको क्या कह दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि अगर आपको टू के साथ वर्ब की फॉर्म दे दी जाए, जिसे इंफिनिटिव कहते हैं, अगर आपको टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म दे दी जाए, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहां पर इंफिनिटिव आ गए टू के साथ, तो उससे पहले वेदर का प्रयोग होता है, इफ का नहीं। पर मैं बेटा इस बात को ये कहता हूं, जरा मैंने वाई और हाउ की बात स्टार्टिंग में जो कही थी, बड़े ध्यान से सुन लेना। अब मैं कहता हूं स्टेटमेंट को खुद आप पढ़कर देखो और मेरी बात का जवाब देना कि आपको इस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद यहां पे चॉइस नजर आ रही है, नहीं आ रही है? यस है बेटे। ईट आउट का मतलब बाहर जाके खाना खाना होता है। इसका मतलब उसके पास चॉइस है, चाहे तो बाहर खाना खा ले या घर पे खाना खा ले। तो जरा गौर से देखिएगा बेटा यहां पर क्या, कि जब वो कहते रटना है तो रट लो बेटा, कि क्या कह देंगे, टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उससे पहले वेदर का प्रयोग होता है। ये क्रैमिंग है बेटा, मैं फिर कहता हूं, क्या कह देंगे, टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उससे पहले हमेशा वेदर आता है, इफ कभी नहीं आता। अब चाहे तो ऐसे नोट्स भी बना सकते, पर मैं कहता हूं जहां टू के साथ वर्ब जुड़ी दिखेगी वहां पर जरा ध्यान से देखना, आपको चॉइस मिलेगी, चॉइस। और चॉइस होने की वजह से यहां पे वेदर आना चाहिए, इफ तो नहीं आना चाहिए बेटा। तो देखिए सेंटेंस कहता है ही कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाया वेदर टू ईट आउट। ये पहला पॉइंट था बेटा। अगली बात सुनिएगा बेटा, अगला देखिए क्या है। एक ही चॉइस मैंने यहां पर दिखाई है, दूसरी मैंने मानकर चली है। एक चॉइस मैंने आपके सामने लिख दी बाहर खाना खाने की, दूसरी चॉइस मैंने आपके सामने नहीं लिखी। अब मैं दूसरी चॉइस आपके सामने लिखता हूं, बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहां पे चॉइस किसकी है, क्या वर्ब की है? आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं देखिए दूसरी चॉइस क्या कहता हूं, और टू ईट इन, ये क्वेश्चन नगला आता है। जब बेटे ईट आउट का मतलब बाहर जाके खाना खाना है, तो ईट इन का मतलब घर पर खाना खाना होता है। तो घर पर खाना खाने के लिए ईट इन आता है, तो घर से बाहर खाना खाने के लिए ईट आउट आता है। अब बड़ा गौर से देखिए बेटा, यहां पे मैंने दोनों चॉइस आपके सामने रख दी कि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि बाहर खाना खाए या घर पे खाना खाए। उसके पास दो ऑल्टरनेटिव थे, बाहर खाना खाने का और घर पे खाना खाने का, और वो डिसाइड नहीं कर पाया। ही कुडंट डिसाइड वेदर टू ईट आउट और टू ईट इन। अब यहां से सीखने वाली बात देखिए क्या है बेटा, जब कभी भी वेदर की मदद से जो ऑल्टरनेटिव्स आपके दिए जाते हैं, बेटा बड़े ध्यान से सुनिए, जब आपको वेदर की मदद से ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने मिलते हैं, ऑल्टरनेटिव्स है तो वेदर तो आएगा ही, ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने होते हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव्स में अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो ध्यान रखिएगा टू के साथ जो वर्ब आएगी वो ठीक है। पर दूसरी बात गलती क्या है, यहां पर जो ये वर्ड लगा है और, ये खुद एक कनेक्टर का काम करता है, ये खुद जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखना बेटा, और के साथ जो चीजें रिपीट होती हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता। जैसे टू का रिपीट होना गलत है यहां पर, तो बेटे गलती मत करके आना एग्जाम में। अगर वेदर की मदद से ऑल्टरनेटिव्स में वर्ब की फॉर्म दी गई है टू की मदद से, तो आपका एग्जामिनर एक गलती कर देगा कि दो वर्ब का जो ऑप्शन देगा दोनों को टू से लिख देगा, जो कि गलत है। तो आपको कहना है कि ऑलरेडी एक बार टू पहले आ चुका था, दोबारा से नहीं लगेगा, तो इसलिए यहां पे टू लगाना गलत है। अब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये ए पार्ट, ये कह देगा बेटा यहां पर बी पार्ट, इसी को बी पार्ट कह देगा।
बेटा इसी को सी पार्ट कह देगा और नो एरर कह के कह देगा डी पार्ट, और कहेगा बताओ गलती कहाँ है। आपको कहना चाहिए गलती तो है क्या, कि जब इसमें ऑलरेडी एक बार पहले टू आ चुका है तो और के साथ टू रिपीट होना गलत है, इसका सी पार्ट आंसर था। तो टू से पहले आपका वेदर आता है, इफ नहीं आता। अगला सेंटेंस मैं आपके सामने जानबूझ के सोचने का दूंगा, और मैं कहता हूं कि जरा ध्यान से देखिए क्रैमिंग क्या होती है और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। बेटा मैं इसको कहने के लिए कहता हूं कि एक सेंटेंस आपके सामने देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। ही, कोई भी एक सेंटेंस सोचता हूं, यस, ही रूमिनेटेड फॉर वीक्स अबाउट, इस सेंटेंस को देखना बेटा। रूमिनेट का मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचना होता है। ही रूमिनेटेड फॉर वीक्स अबाउट, एक सेंटेंस था इसमें अबाउट, यस यस ये था, ही रूमिनेटेड फॉर वीक्स अबाउट वेदर, या इफ he would be able to get a good job. Yes. मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। अगर पहला सेंटेंस हमारा प्रेपोजिशन पे खत्म होता है, देखिए जरा, अगर पहला सेंटेंस आपका प्रेपोजिशन पे खत्म होता है तो उससे अगले सेंटेंस में आपको कभी भी इफ नहीं लगाना होता, वो हमेशा वेदर से लिखा जाता है। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद वेदर आता है, इफ नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। पर मैं कहीं ना कहीं आज क्लास में इस बात को पढ़ा चुका हूं, अब सोचिएगा क्यों। रटना है तो प्रेपोजिशन के बाद वेदर आता है, इफ नहीं आता, पर मैं इसको बता चुका हूं ऐसा क्यों। तो जरा गौर से देखिए, आज हमने जो क्लास पढ़ी वो क्या क्लास पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि इफ वेदर दैट होता क्या है, कब ये गलत होते हैं, कब एक दूसरे की जगह आते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होने पर क्या आता है क्या नहीं आता, किस तरीके से लिखा जाता है, वर्ब जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ती हैं, समझाने की कोशिश की है। टॉपिक को बहुत बारीकी से आप नोट्स बना के लिखिएगा जरूर। इन छोटे छोटे टॉपिक से, आपके एक टॉपिक में से छोटे छोटे बातों से किसी एक विषय में तो जानकारी बन सकती है, पर पूरे लेसन की जानकारी नहीं बनती बेटा, ये बात मैं मानता हूं। पर छोटी छोटी चीजों की जानकारी भी बनते रहना बहुत उचित होता है। आप सभी से इसी बात के साथ विदा लेता हूं। टेलीग्राम के चैनल पे कुछ क्वेश्चंस डालूंगा इससे जुड़े, उनको सोल्व करके देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलना चाहिए, नहीं तो वैसे भी इंग्लिश बाय प्रदीप सर करके है, इंग्लिश दर्पण बाय प्रदीप सर करके होगा, आप उस पर चले जाइएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे नोट्स और चीजें आपको रूटीन से मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद। चीजों को सब्सक्राइब करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।